नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की अपनी इस क्लास में इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल को पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर वैदिक काल की बात की जाए तो ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का इसका काल माना जाता है। अगर वैदिक काल की बात की जाए तो वैदिक काल का जो पूरा पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। और इनको दो भागों में फिर बांट दिया जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है उसको कहते हैं ऋग वैदिक काल। और जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों में जो विभाजन का आधार है, जो बेस है, वो है लोहा। इसका मतलब ये है कि ऋग वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था और वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होता था, ठीक है। तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। विभाजन का जो आधार है वो लोहे का प्रयोग है, ठीक है। ऋग वैदिक का जो पीरियड है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से, ठीक है, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व यानी बीसी माना जाता है। ऋग वैदिक काल की जो जानकारी का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो एक ही है, एकमात्र सोर्स है वो आपका ऋग्वेद। ऋग वैदिक काल की जानकारी एकमात्र स्रोत है, इसीलिए इस पीरियड को ऋग वैदिक काल कहा गया है। यानी ऋग्वेद से ही शब्द बना है ऋग वैदिक काल, ठीक है। और ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद में ही कहा गया कि जो आर्यों का जो मूल स्थान है, आर्यों का मूल स्थान है, उसको कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जो 7 नदियां हैं। तो आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश माना गया है। अब कुछ विद्वान हैं और उनके मत हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है इन लोगों के विषय में कि ये लोग कहाँ रहा करते थे। तो उसमें पहला आता है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है। तो इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो तिब्बत के निवासी थे। आर्य कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के निवासी थे, ठीक है। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है जो 1975 में इन्होंने लिखी थी। 1875 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है वो आर्य समाज में, आर्य समाज की बाइबल मान सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आर्य जो थे वो तिब्बत के निवासी थे, ठीक है। दूसरे आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक है द आर्टिक होम ऑफ आर्यन। तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो आर्य लोग थे वो उत्तरी ध्रुव रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? उत्तरी ध्रुव पे रहा करते थे। और एक है आपके पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा जो है वो ब्रह्मर्षि देश में बताते हैं कि आर्यों का मूल स्थान ब्रह्मर्षि देश था। एल.डी. कल्ला ये बताते हैं कश्मीर में। मैक्स मूलर ने कहा है कि मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया जो आपका है, जिसमें अभी 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और एक और कोई तुर्कमेनिस्तान। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा ये सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे, यानी कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती का याद रहेगा इस तिब्बत में है। गंगाधर तिलक, तो गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया। पंडित गंगानाथ झा, तो पंडित और यहाँ पे निकल रहा ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। एल.डी. कल्ला यानी कि कश्मीर है। और मैक्स मूलर तो मध्य एशिया में बताया था। मैक्स और मूलर, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी, मध्य एशिया। और डॉक्टर अविनाश चंद्र तो है सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। अब ऋग्वेदिक संस्कृति की बात करते हैं तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी सिंधु, यानी कि सिंधु का सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। तो इसके मायने ये हो कि सिंधु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी रही है आर्यों के लिए। और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि गंगा तक ऋग्वैदिक कालीन जो आर्यों के जो निवास स्थान था, गंगा तक मुश्किल से था या फिर ना ही था। गंगा ये लोग जानते थे केवल, ठीक है, वहाँ इनकी गतिविधियां नहीं होती थी। अब सप्त सैंधव प्रदेश में मैंने कहा, किसने कहा? डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश का आरण्य होगा। तो ये नदियां थी कौन कौन? एक थी वितिस्ता, वितिस्ता, झेलम नदी, इनकी ये पुराना नाम है और ये नया नाम है, आज का नाम है, आधुनिक नाम है। वितिस्ता कैसे याद करेंगे? वितिस्ता यानी कि पिस्ता से याद कर लो, ठीक है, पिस्ता जो खाने वाला होता है। तो झेलम से यानी कि जेल, तो जेल में तो आपको ये पिस्ता ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। झेलम यानी कि जेल, वितिस्ता यानी कि पिस्ता और झेलम यानी कि जेल, ठीक है। आस्किनी चुनाव, ठीक है, आस्किनी नदी हुआ करती थी, पुरानी थी, उसका जो आधुनिक नाम है वो है आपका चुनाव, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि आसिक, आसिक का हर एक आसिक अपने आस्की का सब चुनाव स्वयं ही करता है, ठीक है। तो आस्किनी यानी कि चुनाव। पौरुषुली, पौरुषुली रावी नदी को कहते हैं, पौरुषुली रावी नदी कहते हैं ना कि पौरुषुली नदी पर जो युद्ध हुआ था या रावी नदी पर युद्ध हुआ था पुरुष और सिकंदर के बीच में, तो यहाँ से निकल आएगा पौरुषुली यानी कि पुरुष। और रवि जो नाम होता है वो पुरुषों में ही होता है, महिलाओं में तो नहीं होता है, ठीक है। एक है आपकी विपाशा, तो विपाशा याद कर लेंगे, हाँ विपाशा है ये व्यास है, कैसे? विपाशा, इसमें भी लग रहा है कि एक विपाशा है यानी कि प्यास है किसी चीज की, ठीक है। और यहाँ पर भी दे रहा है व्यास, व्यास यानी कि कुछ प्यास जैसी चीज, ठीक है। तो विपाशा व्यास। एक है शत्रुदी, इसका मूल नाम है शत्रुदी, जो आधुनिक नाम है इसका क्या है? सतलज। तो शत्रुदी और सतलज ये तो हो ही जाएगा, सेम ही लग रहा है। अगली है सरस्वती और एक है सिंधु। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश का है, यानी कि एक वितिस्ता, वितिस्ता यानी कि पिस्ता यानी कि झेलम यानी जेल, ठीक है, जेल यानी झेलम। अगली है आस्किनी यानी कि चुनाव हो जाएगा, करते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा पौरुषली, पुरुष नाम, रवि नाम पुरुष का होता है। एक हो जाएगी विपाशा यानी प्यास जैसा शब्द निकल आएगा। शतुर्दी, सतलज और आपकी जो सरस्वती है एक सिंधु है। जो सरस्वती नदी थी ना, इसको सबसे पवित्र आर्य माना जाता था, इसलिए को नदीत्मा भी कहते थे। नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र है, तो फिर नदियों की माँ है, नदियों की आत्मा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भारत के बाहर की नदियां आती थी, भारत के बाहर की तो नदियां आती थी, लेकिन सब सैंधव प्रदेश के ही पास आती थी। इसका मतलब ये है, जैसे ये 4 नदियां अफगानिस्तान की 4 और नदियां हैं, इनके मूल नाम क्या है, इनका पुराना और इनका नया नाम क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आर्य रहते थे उनका निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश ही नहीं था, उसके पश्चिम में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है आज का, वहां भी था। तो उसमें नदी आ जाएगी एक कुबा, इसमें नाम ही से आप याद कर सकते हैं, कुबा यानी काबुल, आज का नाम काबुल है, पहले क्या था? कुबा। पहले मूल नाम था किरमू, आज का नाम है कुर्रम। पहले नाम था गोमती, आज नाम है गोमल। पहले स्वास्तु नाम था, आज स्वात नाम है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये जैसे कि हिंदी नाम है या फिर संस्कृत से निकले हुए, और जो ये नाम है इसमें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कुछ उर्दू जैसे नाम लग रहे हैं, ठीक है। कुबा, काबुल, कुरमू, कुर्रम, स्वास्तु, स्वात, और एक कौन है? गोमती, गोमल, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का हमने पीरियड बताया कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का पीरियड माना जाता है, ठीक है। जिस तरह से ऋग्वैदिक काल की जानकारी एकमात्र सोर्स था ऋग्वेद, तो इसमें क्या है, इसमें जानकारी के जो सोर्स हैं वो 3 वेद हो जाएंगे, क्योंकि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो लास्ट के जो 3 वेद हैं, ठीक है, तो वो जानकारी देंगे। उसके अलावा वेदों को समझने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, सरल भाषा में, सहज भाषा में, ताकि अन्य लोग भी समझ सकें। तो ये भी जानकारी के स्रोत हैं। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद नहीं है याद रखना, और एक है ब्राह्मण ग्रंथ, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें एक कश्मीर की एक नदी का उल्लेख आता है, ठीक है। अभी हम उत्तर वैदिक काल ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये सारा ऋग्वैदिक काल ही पढ़ रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी बातें ऋग्वैदिक काल की हैं, ये वाली हम पढ़ रहे हैं बातें सारी, ये सारी जितनी भी, ठीक है। ये यहीं पे समाप्त हो गया, इसको
आगे बाद में देखेंगे। तो कश्मीर की एक नदी है मरुद्वृद्धा नदी। कश्मीर की एक नदी है जिसका नाम है मरुद्वृद्धा नदी। ठीक है। मूजबंद चोटी का उल्लेख आता है, हिमालय पर है। मूजबंद चोटियों का उल्लेख आता है जो कि हिमालय पर पाई जाती हैं, और हिमालय से यहीं से ये लोग सोमरस लाया करते थे। सोमरस आज की भाषा में बात करें तो वाइन, शराब जो होती है, मदिरा। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के आर्यों के गतिविधि का केंद्र अफगानिस्तान से लेकर गंगा के पश्चिमी तट तक सीमित था। यानी कि ऋग्वैदिक काल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ के लोग कहाँ से कहाँ तक रहते थे? अफगानिस्तान से शुरू करते थे, अफगानिस्तान से रहते थे और कहाँ तक? गंगा नदी जो थी ना उसका पश्चिमी तट ही थे। इसलिए आपने देखा होगा कि गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। इसके गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख किया गया है। ठीक है। यमुना का 3 बार किया गया। सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी किया गया, फिर इनका किया गया है। ठीक है। अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख किया गया, इसका मतलब अफगानिस्तान में भी रहते थे। गंगा का केवल एक बार है, तो इसका मतलब गंगा के पश्चिमी तट तक ही इनका विस्तार था या गतिविधियों का केंद्र था, यहाँ तक रहा करते थे। और सर्वाधिक पवित्र नदी जैसे कि हमने बताया सरस्वती, जिसे नदीमा भी कहते थे। ठीक है। भौतिक जीवन देख लें, एक ग्रामीण संस्कृति। ऋग्वैदिक जो समाज था, जो संस्कृति थी, एक ग्रामीण संस्कृति थी, एक शहरी संस्कृति नहीं थी। उस समय नगर नहीं हुआ करते थे। ठीक है। नगरीय संस्कृति इससे पहले थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वो एक नगरीय संस्कृति थी। उस समय नगर हुआ करते थे। और जो दूसरी नगरीय संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब महाजनपद धीमे धीमे डेवलप हो रहे थे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वो प्रथम क्रांति के नगरीय क्रांति कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, और जो द्वितीय नगरीय क्रांति है वो कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को, जब बुद्ध काल है, जैन काल है, यही जो उनके समकालीन बातें हो रही हैं। ठीक है। और ये जो वैदिक संस्कृति थी, ये ग्रामीण संस्कृति थी। शहरों का एक कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है। ग्रामीण थी इस समय ग्रामीण संस्कृति। तो इसका मतलब पशुपालन और कृषि होगी, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा क्या था? सबसे ज्यादा था पशुपालन। पशुपालन का महत्व बहुत ज्यादा था ग्रामीण की तुलना में। लोग पशुपालन किया करते थे, और लोगों की मेनली 2 विशेषताएं भी उस समाज में पाई जाती थी। एक पाई जाती भ्रमणशील और दूसरा युद्धरत। लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और क्या करते थे? युद्ध करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो संपत्ति की मूल इकाई होती थी वो गाय होती थी। ठीक है। गाय होती थी, पशुपालन करते थे मेनली। तो पशुपालन के लिए आप एक जगह रहकर पशुपालन तो नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार स्थानांतरित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह आप रहेंगे तो चारागाह समाप्त हो जाएगा कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में। उसके बाद में आपको वो स्थान छोड़ के किसी अन्य स्थान पे जाना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपको दूसरा पशुपालन के लिए चारा उपलब्ध हो सके। ठीक है। लेकिन इस दौरान होगा क्या? जैसे आपका कबीला है, ये कबीले हुआ करते थे। जैसा आपका कबीला है तैसे वहाँ कहीं दूसरा कबीला होगा। जब आपका कबीला दूसरे कबीले के पास जाएगा तो क्या होगा? आपस में संघर्ष होगा, वॉर होगा, लड़ाई होगी। इसलिए क्या करते थे? हमेशा भ्रमणशील बने रहते थे, और जब भ्रमणशील रहेंगे तो युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए गाय को युद्ध का कारण भी कहते थे। गाय को युद्ध का कारण भी कहते थे, संपत्ति की इकाई भी कहते थे। ये शब्द यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। गाय देखिए, ये आपकी गाय को युद्ध का कारण कहते थे, और गाय को संपत्ति की इकाई भी कहते थे, जिसे कहते थे शॉर्ट में रई। ठीक है। युद्ध का कारण हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? देख लिया आपने। संपत्ति की इकाई थी। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हैं वही उतना ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति है, उतना ही ज्यादा उस पर संपत्ति मानी जाएगी, और समाज में उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा? सम्मान होगा। इसीलिए इसी गाय से बना है गोत्र। जो गोत्र होते हैं ना, ये गायों से ही बना है। उसी समय से परंपरा चली आई। ठीक है। इसे दक्षला की वस्तु भी कहते थे। दक्षला की वस्तु भी कहते थे। ठीक है। दक्षला की वस्तु कैसे कहते थे? क्योंकि आपने देखा होगा, गोदान शब्द आपने सुना ही होगा। अगर आपने इसका अध्ययन किया हो हिंदी साहित्य का, तो गोदान नामक एक कथा आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से एक प्रथा आगे चलकर कुप्रथा में बदल गई थी। मेनली जब व्यक्ति मरने वाला होता है तब गोदान जो सो कॉल्ड ब्राह्मण होते हैं, ये लोग आते थे और गोदान करा लेते थे। ठीक है। तो वहीं से ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट वहीं से है। तो दक्षिणा के रूप में उसमें कुछ दिया जाता था, तो गोई दे दी जाती थी गाय।
एक गविष्टि शब्द उल्लेख किया गया, एक किया गया आघन्या। अघन्या का शब्द है ना मारने योग। इसका मतलब गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी मारना यानी कि जान से कभी मारना नहीं चाहिए, इसलिए इसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है और गविष्टि शब्द का प्रयोग किया है। दक्षिणा की वस्तु भी कहा जाता है, संपत्ति की इकाई भी कहा जाता है, युद्ध का कारण भी है। अनाज, उस समय केवल एक अनाज का उल्लेख था, जौ, यब या जौ। यब कह दो या फिर उसको ही जौ कह दो, एक ही बात है। ऋग्वैदिक काल में केवल एक अनाज हुआ करता था, उसमें कोई चावल नहीं हुआ करते थे, गेहूं नहीं हुआ करती, कोई अनाज नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पशुपालन का बहुत ज्यादा महत्व था। लोहे की खोज हुई नहीं थी, और जब तक लोहे की खोज नहीं होगी तो कृषि प्रणाली को आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे उसका विकास होगा, प्रगति नहीं हो पाएगी। तो पशुपालन पे ही ध्यान देते थे। तो उस समय लेकिन एक ही अनाज कर लेते थे, यब या जौ कहते थे जिससे, ठीक है, एक ही अनाज हुआ करता था। और यही कारण है कि आज जब शादियाँ होती हैं, तो जब बरगुठो होता है, कुछ और प्रोग्राम होते हैं, तो लड़का अंदर से निकलता है, तो भिजरा जिसे कहते हैं, जो उसको लेके निकलता है। तो उसी को लेके क्यों निकलता है, गेहूं को लेके क्यों नहीं निकलता है, या फिर चावल को लेके? क्योंकि उसके पीछे ये कंसेप्ट है कि इस समय सबसे पहले यही थी, और यहीं से हमारी जो संस्कृति है या फिर परंपरा है, इनकी नींव पड़ी। तो जो उस समय था उसी को आगे बढ़ाया गया, जैसे कि गाय, ठीक है। उद्योग धंधों की बात करें तो ऋग्वेद में बहुत ही कम शब्द मिलेंगे इनके लिए, बहुत कम शब्दों का उल्लेख किया है उद्योगों के लिए। उद्योग धंधे नहीं हुआ करते। उद्योग धंधे कब होंगे? जब संस्कृति शहरी संस्कृति होगी, वो ये ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है। हालांकि कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। एक है तत्क्षण। तत्क्षण कहते थे वड़ई को, कर्मार कहते थे धातुकर्मी को, हिरण्य कहते थे सोना को, अयस का शब्द ये तांबा और कांसा। तत्क्षण, तत्क्षण यानी कि वड़ई, ठीक है, और कर्मार यानी कि धातु कर्मी, ठीक है, और हिरण्य सोने शब्द के लिए प्रयोग किया गया। इसीलिए सिंधु नदी में क्या होता था, सोना भी निकलता था, बहता था। सिंधु नदी में हल्के छोटे छोटे, ठीक है, कलेक्ट करना आसान नहीं होता उनको, इसीलिए सिंधु नदी को हिरण्यी नदी भी कहते हैं, हिरण्यी नदी भी कहते हैं। अयस शब्द का प्रयोग तांबा और कांसा के लिए किया गया। इसका मतलब तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ये लोग धातुओं से भी परिचित थे, धातुओं का मिश्रण कैसे किया जाता है उनसे भी कहीं ना कहीं परिचित थे, इसीलिए तो इसका शब्द प्रयोग किया गया। कुछ टर्म ये यहाँ पे आती हैं, इन टर्मों को देखो। पड़ी की बात करें तो पड़ी व्यापारी हुआ करते थे। आमतौर पे ये व्यापारी कम, चोर ज़्यादा हुआ करते थे। ये गायों को खरीदने आया करते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता था गायों को चुरा कर ले जाते थे, इसीलिए लोग इनसे डरते थे, ठीक है, इसलिए इनको चोर भी कहते हैं, गाय चोर। बैकनाट एक शब्द का प्रयोग किया है, बैकनाट सूदखोरों के लिए। बैकनाट सूदखोर। सूदखोर का मतलब ये होता है कि जो अपने पैसा ब्याज पर देता है और उसकी कमाई खाता है, उसे सूदखोर कहते हैं, ठीक है। मुद्रा, करेंसी उस समय नहीं हुआ करती थी। जब करेंसी नहीं होगा तो मनी एक्सचेंज नहीं होगा, मुद्रा विनिमय नहीं होगा, तो प्रणाली कौन सी होगी? बार्टर सिस्टम होगी, यानी वस्तु विनिमय, एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु ले लो उसके लिए। तो जब मुद्रा विनिमय नहीं होगा, मुद्रा होगी नहीं, करेंसी नहीं होगी, तो क्या होगा? टैक्स सिस्टम भी नहीं होगा। आखिर में आप टैक्स लोगे कैसे? टैक्स सिस्टम कैसे लगाओगे? टैक्स सिस्टम भी नहीं होगा, यानी कर प्रणाली नहीं है। हालांकि एक कर हुआ करता था, जैसे वो कहते थे बलि। बलि एक स्वैच्छिक कर होता था जो एक वस्तु के रूप में दिया जाता था। ऐसा होता था कि जनता जो होती थी, जो उत्पादन जनता करती थी, ठीक है, चाहे पशुपालन के रूप में उत्पादन कर रही हो या फिर कृषि के रूप में उत्पादन कर रही हो, तो उत्पादन का एक भाग अपना स्वैच्छिक रूप से अपनी खुशी खुशी राजा को दिया करती थी, और राजा उसी का प्रयोग करते हुए शासन चलाता था। तो एक स्वैच्छिक कर होता था, वॉलंटरी बेसिस पे। इसी को उपहार भी कह देते थे, ठीक है। कर प्रणाली नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, बल्कि एक स्वैच्छिक कर था या उपहार के लिए। व्यापार की बात करें, जब आप ये बताइए, जब मुद्रा विनिमय नहीं हो रहा है, मुद्रा विनिमय नहीं हो रहा है, वस्तु विनिमय है, यानी कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ऐसे मान लीजिएगा कि मेरे पास एक बकरी है, मेरे पास 5 बकरी हैं और मुझे गाय चाहिए, तो मैं गया मार्केट में, 5 बकरियां अपनी आपको दे दी और आपसे बदले में गाय ले ली। तो इस तरह से होता है। हालांकि बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, इससे व्यापार नहीं फैल पाएगा, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि आपके पास एक हाथी है, आपको एक गाय चाहिए, तो आप कैसे विनिमय कैसे करेंगे? क्योंकि बराबर का सौदा तो हो नहीं पाएगा। आप इसको सुरक्षित नहीं रख सकते हो, अपनी संपत्ति को दूर तक नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये उसकी मुश्किलें भी आती है। इसलिए क्या होता है, फाइनली व्यापार का विकास नहीं हो पाता है और व्यापार नहीं हो पाता है।
लेन देन में मैंने कहा जैसे कि गाय का प्रयोग किया करते थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, छोटे छोटे, हालांकि छोटे छोटे कुटीर उद्योग छोटे छोटे हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ आ गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु की बात करें तो वो गाय है। ऋग्वैदिक समाज में, वैदिक कालीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय को मानते हैं। भाव देखा ना आपने कितने शब्दों का प्रयोग किया है, युद्ध का कारण, संपत्ति की इकाई, दक्षिणा की वस्तु, गविष्टि, अगन्य, और इतना ही नहीं, इसका उल्लेख 176 बार दिया गया है। जिस चीज का सबसे ज्यादा उल्लेख संविधान, जिस चीज का सबसे ज्यादा उल्लेख है जगह जगह पर ऋग्वेद में, तो इसका मायने, इसका मतलब हुआ कि उसका महत्ता ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि संविधान में हर जगह स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, विधि का शासन का बार बार उल्लेख आ रहा है, तो इसका मतलब इनका वजन ज्यादा है, इन पे ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण था वो घोड़ा। क्यों? गाय इसलिए जरूरी था क्योंकि वो उत्पादन करती थी इनके लिए, ठीक है, पशुपालन होता था। और घोड़ा इसलिए जरूरी था क्योंकि युद्ध में तो युद्ध होता था, वो तो गाय पे चढ़ के नहीं किया जा सकता है, युद्ध के लिए तो आपको घोड़े चाहिए ना, उसी पे चढ़ के आप युद्ध करेंगे। तो घोड़ा इसलिए सेकेंड प्रेफरेंस पे आता था इनका, द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण। कृषि धंधा क्या था? गौड़ था। केवल 24 श्लोकों का प्रयोग किया गया कृषि के उल्लेख के लिए, यानी कि ऋग्वेद में केवल 24 ऐसे श्लोक हैं जहां पर कृषि से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया, केवल 24 श्लोकों में। जबकि श्लोक कितने हैं? कुछ 10,000 से ज़्यादा कुछ श्लोक हैं, और उसमें केवल 24 श्लोक ही अगर कृषि के लिए प्रयोग हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कृषि का महत्व बहुत कम था, पशुपालन का महत्व बहुत ज़्यादा था। यव या जौ केवल शब्द का, यव या जौ केवल एक अन्न हुआ करता था, चावल, गेहूँ, इसके हुआ करता था। एक शब्द आता है कुछ महत्वपूर्ण टर्म है यहाँ पर, एक आपका उर्वरा। उर्वरा यानी कि उर्वरक समझ लो। उर्वरक जहाँ डालते हैं वो भूमि कैसी होती है? अच्छी होती है। मेनली उर्वरक तो इसीलिए डाला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आई? उर्वरा यानी कि उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। एक होती है खिल यानी कि ऊसर भूमि। अब खिल यानी कि खिल जाना। आपने देखा होगा जो ऊसर भूमि होती है, जो उत्पादक ज़्यादा नहीं होती है, जब भी बारिश होती है उसके बाद जो सूखती है ज़मीन, खिल जाती है, इनकी फट जाती है बहुत ज़्यादा, दरारें पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और रेत ऐसी बनने लगती है, तो भूमि जो होती है वो ऊसर की भूमि होती है, ठीक है। तो खिल यानी कि खिल जाना, ऊसर की भूमि, और उर्वरा यानी कि उर्वरक से उपजाऊ भूमि। लांगल, लांगल यानी कि हल, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? लांगल यानी कि बैल, और उनकी जो गल यानी कि गला, गला और बैल ये गले में बांधते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसे हल याद कर सकते हैं, ठीक है, गल यानी हल। और जो वृक्ष होते हैं उनको कहते हैं बैल, यानी कि बैलों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है वृक्ष का। सकम और करीस गोबर की खाद का है, और उर्दर, उर्दर शब्द अनाज मापक जो यंत्र होता है उसके लिए किया गया है, ठीक है। शिल्प, उस समय मृदभांड बनाया करते थे। मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मृदा के जो भांड हुआ करते थे, बर्तन उनको कहते हैं मृदभांड। स्वर्णकार हुआ करते थे उस समय, रथकार भी हुआ करते थे, चर्मकार भी हुआ करते थे, धातुकर्मी। रथकार रथों को बनाते थे, चर्मकार धातुओं को का प्रयोग किया करते थे। स्थल व्यापार होता था और समुद्री व्यापार भी होता था। इसका मतलब कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो समुद्र से भी अवगत थे, उनको पता था समुद्र, ठीक है, क्योंकि समुद्री व्यापार होता था, स्थल व्यापार होता था, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला, ऋग्वैदिक काल 15 से लेकर 600 ईसा पूर्व पाया जाता है। लोहे के आधार पर विभाजन किया ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। एकमात्र स्रोत जानकारी का ऋग्वेद। सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत में है। गंगा तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव। गंगानाथ झा ने कहा ब्रह्मर्षि देश। एल डी कल्ला कश्मीर। मैक्स मुगलन मध्य एशिया। अविनाश चंद्र सप्त सिंधु प्रदेश। संस्कृति की बात करें, ये देख सकते हैं फिर इनके पुराने नाम, और फिर अफगानिस्तान की 4 बातें, 4 नदियाँ। इनमें कश्मीर की नदी है, ठीक है, चोटी की बात की गई है। फिर भौतिक जीवन में ये आप देख सकते हैं, गाय, उद्योग धंधे और कुछ टर्म है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ क्लास पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।